दोस्तों कुछ समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पे एम्फेसाइज किया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट के बिना इंडिया का डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है। पीएम ने ये बात नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एस्टैब्लिश्ड पीस का रेफरेंस देते हुए कहा था कि शांति और व्यवस्था बनाए रखते हुए इस रीजन के पास इतना पोटेंशियल है कि ये इंडिया का ग्रोथ इंजन बन सकता है। आज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना इंडिया के आत्मनिर्भर बनने का सपना और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में उभरने का लक्ष्य हासिल करना कठिन है। इसी कारण आज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं जो ईस्ट एशिया से इंडिया के पुराने कल्चरल रिलेशनशिप्स रिवाइव करेगा। आने वाले समय में ये रीजन ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म के लिए इमेंस प्रॉस्पेक्ट्स होल्ड करता है। दोस्तों जहां एक और पीएम मोदी द्वारा कही गई बातें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी सच है कि डेवलपमेंट के टॉपिक पे इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मेनलैंड इंडिया से पीछे छूट गया है। जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल रीजंस और इंफ्रास्ट्रक्चर लैक के कारण आज ये रीजन अपने पोटेंशियल को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाया है। दोस्तों आज के हमारे वीडियो का मकसद इंडिया के इन्हीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है, जिसने कुछ सालों में इंडियन इकोनॉमी में एक लीडिंग रोल प्ले करने की पोटेंशियलिटीज दिखाई हैं। इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे क्या रीजंस रहे हैं जिनके कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दूसरे स्टेट्स के कंपेयर्ड डेवलप नहीं कर पाया है और इन इश्यूज को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। हमारे वीडियो में गवर्नमेंट द्वारा लिए स्टेप्स पे भी चर्चा होगी जिनकी मदद से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया देश के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के मकसद में योगदान दे सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसकी शुरुआत हम नॉर्थ ईस्ट रीजन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया के ईस्टर्न हिमालय की गोद में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 7 सिस्टर्स स्टेट्स कही जाने वाली असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ सिक्किम शामिल है। ये स्टेट्स इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान और नेपाल के बीच सैंडविच्ड हैं। 2,62,179 स्क्वायर किलोमीटर कवर करने वाले ये स्टेट्स 5,182 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, जो इंडिया के अनेक नेबरिंग कंट्रीज के साथ लिंक स्टैब्लिश करने में अहम योगदान निभाती है। अपने वास्ट बॉर्डर्स और चाइना जैसे नेबर के इस रीजन में वेस्टेड इंटरेस्ट इन स्टेट्स को इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बनाते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया की ईस्ट एशियन कंट्रीज से कनेक्टिविटी इंश्योर करते हैं। यदि जियोपॉलिटिकल फीचर्स की बात की जाए तो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में स्थित है। केवल 7.98% जियोग्राफिकल एरिया के साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के फॉरेस्ट कवर का 25% ऑफर करते हैं। इंडिया के 9 इंपॉर्टेंट वेजिटेशन टाइप में से 6 इस रीजन में पाए जाते हैं। 1500 इंडेंजर्ड फ्लोरल स्पीसीज के 800 स्पीसीज नॉर्थ ईस्ट रीजन में मौजूद हैं। 3624 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, 236 फिशेस, 541 बर्ड्स और 160 मेमेलियन स्पीसीज के अलावा इस रीजन के 1 हॉर्न राइनो और ब्रो एंटलर डियर यहाँ की खासियत हैं। दोस्तों यदि इस रीजन के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बात की जाए तो रीजन में सबसे पहले 1950 में असम एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बना। नागालैंड को 1963 में इंडिया का एक फॉर्मल स्टेट बनाया गया। वहीं 1972 में नॉर्थ ईस्ट के 3 रीजन्स मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को स्टेटहुड असाइन किया गया। 1975 में सिक्किम और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड असाइन कर इंडियन गवर्नमेंट ने रीजन की पॉलिटिकल इंटेग्रिटी और सोवर्निटी स्ट्रेंथन की। दोस्तों इन स्टेट्स को स्टेटहुड असाइन करने के पीछे भी अनेक स्टोरीज हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम उन रोचक कहानियों को आपके साथ साझा करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेनलैंड इंडिया से कनेक्टिविटी इशूज़ के बावजूद इस रीजन के सोशल और एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल काफ़ी हाई हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मिजोरम की लिटरेसी रेट 91.33% है, वहीं त्रिपुरा की 87.75%। मणिपुर और मेघालय ने भी 75% से अबव की लिटरेसी रेट अचीव की है।
इस रीजन में इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के 3.7% लोग रहते हैं। ये रीजन एक लार्ज नंबर ऑफ एथनिक कम्युनिटीज का घर है जिसकी डाइवर्स ट्राइबल पॉपुलेशन है। डायलेक्ट्स और ट्रेडिशन के मामले में भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के मोस्ट डाइवर्स रीजन्स में से एक है। 8 स्टेट्स में डिवाइडेड 80 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स 160 प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनहैबिट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 200 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स मौजूद हैं जो न्यूमरस लैंग्वेज और डायलेक्ट्स यूज़ करते हैं। इंडिया के ओवरऑल एससीज और एसटीज के 16.2% और 8.2% पॉपुलेशन के अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यह आंकड़ा कंसिडरेबली हाई है। अपने वास्ट ट्राइबल पॉपुलेशन के कारण ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 के अंडर कई स्पेशल प्रोविजंस ग्रांट किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 371A नागालैंड के रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को पार्लियामेंट के किसी एक्ट से प्रोटेक्ट करता है। इस प्रोविजन के तहत नागाज अपने कस्टमरी लॉ, ओनरशिप और रिसोर्सेज को अपने अनुसार रेगुलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर को स्पेशल प्रोविजंस ग्रांट किए गए हैं। वहीं आर्टिकल 371G मिजोरम को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता है। बात करें आर्टिकल 371F की और 371H की तो वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के स्पेशल प्रोविजंस को अपहोल्ड करता है। इन सारे एफर्ट्स से गवर्नमेंट ने इस बात को इंश्योर करने का प्रयास किया है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स हमारे देश से इंटीग्रेट होने के बावजूद अपने रीजनल कस्टमरी लॉस को लीगली और कॉन्फिडेंट वे में प्रैक्टिस कर सकें। यह हमारे देश में आज भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अनोखी मिसाल है। लेकिन इन डाइवर्सिटीज के अलावा यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द्वारा इंडिया की जीडीपी में केवल 2.8% का कंट्रीब्यूशन दिया गया था। इस आंकड़े में भी केवल असम द्वारा 2/3 शेयर कंट्रीब्यूट किया गया था और बचे हुए स्टेट्स ने मिलकर 1/3 कंट्रीब्यूशन दी थी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर कैपिटा पावर कंजम्पशन, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज, रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जैसे अनेक पैरामीटर्स पे इस रीजन का इंडिया के दूसरे हिस्सों से पीछे रह जाना हमारे सामने कई सवाल खड़े करता है। आइए अब हम इस रीजन के लो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के पीछे के रीजंस पे अपना ध्यान लेकर जाते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्रॉब्लम्स को लेकर हर एक पक्ष का अपना नजरिया है। पॉलिटिशियंस इसे लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहां उनका मानना है कि रीजन में प्रेवलेंट लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा डेवलपमेंट के अगेंस्ट भी चैलेंजेस ऑफर करते हैं। वहीं सोशलॉजिस्ट की माने तो ये इशू नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस चेंजेस और चैलेंजेस के बीच का एक क्लैश है। सेपरेटिस्ट और इंसर्जेंट्स यूनियन गवर्नमेंट के एक्सट्रैक्टिव और कॉलोनियल पॉलिसीज को रीजन के बैकवर्डनेस का कारण मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि एक इंटीग्रेटेड व्यू से रीजन के इश्यूज को समझा जाए तो इसके ट्रेसेस कॉलोनियल एरा से देखने को मिलते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ब्रिटिशर्स ने केवल रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर की तरह ट्रीट करते हुए एक्सप्लॉइट किया था। इंडिपेंडेंस के बाद ऑल्दो एक्सप्लॉइटेशन तो बंद हुआ, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रेड पॉलिसीज में चेंजेस की एब्सेंस रही। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि रीजन में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन लिंकेजेस आज़ादी के कई दशकों बाद तक केवल अपर ब्रह्मपुत्र वैली में ही कंसंट्रेटेड रहे। जहां अर्बन सेंटर्स टी और ऑयल से जनरेटेड रेवेन्यूज पे सस्टेन करते हुए दिखे, वहीं सालों तक नॉर्थ ईस्ट के हिंटरलैंड्स में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रेवलेंट रहा। इसी स्टार्क डिफरेंस के कारण इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स और कई सब रीजन्स में डिस्पैरिटी देखी गई। जहां एक ओर इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिलेक्टेड पॉकेट्स में कंसंट्रेट होती चली गई, वहीं दूसरी ओर वास्ट एरियाज इनएक्सेसिबल बने रहे और पीछे छूट गए। इन सारे इश्यूज के बीच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ज्योग्राफी ने भी लो डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई। हाई रेनफॉल, रिवर्स के बदलते हुए कोर्सेज, पुअर ड्रेनेज सिस्टम और नैरो वैलीज के कारण इस रीजन में फ्लड, इरोजन्स, लैंडस्लाइड्स काफी कॉमन इवेंट्स बनी, जिसके कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रीशियस लैंड लॉसेस के अलावा लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी झेलना पड़ा। आज भी हिली इनएक्सेसिबल टेरेन के कारण रीजन के कई एरियाज में ट्रांसपोर्ट लाइंस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई हैं। इस रीजन में पैन इंडिया नेशनल रोड, नेशनल हाईवेज और टोटल इंडियन रेलवे नेटवर्क की भी भारी कमी पाई गई है, जो नेशनल एवरेज से काफी कम है। दोस्तों, यदि सोशियो पॉलिटिकल कॉजेस की बात की जाए तो इसकी शुरुआत इंडिपेंडेंस के बाद से ही हो गई थी, जब चाइना ने
अरुणाचल प्रदेश, जिसे तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या NEFA कहा जाता था, उससे अपनी टेरिटरी डिक्लेयर किया। 1962 में हुए चाइनीज एग्रेशन के बाद से इस रीजन में लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी देखी गई, जिसने डेवलपमेंट के प्रोसेस को फर्दर हिंडर किया। पहले से लो डेवलपमेंट का इम्पैक्ट झेल रहे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बांग्लादेश से आए लार्ज स्केल रेफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स ने भी कई सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को जन्म दिया। दोस्तों, इस रीजन में स्ट्राइक कल्चर भी एक पेक्यूलियर प्रॉब्लम है जो असम, मणिपुर और नागालैंड में काफ़ी प्रेवलेंट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रमोट ना होने के पीछे लोकल्स द्वारा आउटसाइडर्स को शक की नज़र से देखना भी एक अहम कारण है। ऑयल एक्सप्लोरेशन का अपोज, रेलवेज एक्सटेंशन को हिंडर करना, इंटरस्टेट कंसेंसस की कमी के कारण कई प्रोजेक्ट्स का रुकना, ये सारे इश्यूज इसी सस्पिशन से जनरेट होते हैं। ये बात सच है, इस रीजन को आउटसाइडर्स द्वारा एक लंबे समय तक एक्सप्लॉइट किया गया और आज इस रीजन के लोग आउटसाइडर्स को लेकर सेम ओपिनियन उस हद तक नहीं रखते। लेकिन इस सेंटिमेंट का पॉलिटिसाइजेशन रीजन के डेवलपमेंट में एक बड़ा चैलेंज रहा है। दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सोशल स्टेबिलिटी के लिए सिक्योरिटी एक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल प्ले करती है और रीजन में फैले इंसर्जेंसी के एटमॉस्फेयर ने नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को स्टैग्नेट कर इसके सबूत दिए हैं। पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मेनलैंड इंडिया से सिलीगुड़ी एरिया में मौजूद 22 किलोमीटर वाइड चिकन नेक कॉरिडोर ही कनेक्ट करता है, जो ब्रह्मपुत्र वैली से होते हुए फर्दर स्प्रेड होता नजर आता है। इसी कारण वैली में या उसके आसपास के हिल्स में जनरेट हुई डिस्टरबेंस पूरे रीजन पर असर डालती है। इसके अलावा किसी एक स्टेट के द्वारा डेवलप्ड इंसर्जेंसी का इम्पैक्ट आसपास के कई स्टेट्स में देखने को मिलता है। साथ ही इंसर्जेंट्स द्वारा पेट्रोलियम और टी जैसे रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज को टारगेट करना नॉर्थ ईस्ट में मॉडर्न ऑर्गेनाइज सेक्टर के एब्सेंस को फर्दर फ्यूल करता है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसर्जेंसी के कारण ही इंटीरियर एरियाज के डेवलपमेंट में अनेक बाधाएं आती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जहां हिली टेरेंस, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, आइसोलेटेड ह्यूमन पॉपुलेशन देखी जाती है, वहीं इंसर्जेंसी के कारण रोड्स, कम्युनिकेशन लिंक्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और मेंटेन करना एक चैलेंजिंग टास्क बना रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के सिग्निफिकेंट एरिया का प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड नहीं है, जिससे लैंड पे इंडिविजुअल ओनरशिप प्रॉपरली एस्टैब्लिश करने में कई कठिनाइयां आती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से इंडिया के दूसरे पार्ट्स में जॉब और हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को सर्च करने के लिए होने वाले लार्ज स्केल माइग्रेशन लोकल सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। दोस्तों, यदि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात की जाए तो इसके अनेक कारण हैं। टैक्स कलेक्शन और इंटरनल रिसोर्सेज की कमी होने के कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स पे डिपेंड करना पड़ता है। सोशियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट द्वारा लेड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ने इंडिजिनस पॉपुलेशन के पार्टिसिपेशन को रेस्ट्रिक्ट किया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सर्टेन पॉकेट्स में कंसंट्रेटेड होने के कारण इस रीजन के पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन का बल्क कॉम्प्राइज करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट को अफेक्ट किया है। इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण फंड्स का लीकेज भी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का मेजर कॉज रहा। एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल मेथड पर रिलायंस, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, लो कवरेज ऑफ इरिगेशन ने रीजन को फूड सफिशिएंट बनने से रोका। रोडवेज, वाटरवेज और एनर्जी के साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ फैसिलिटीज की कमी ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में रुकावटें डाली हैं। दोस्तों, इसके अलावा पुअर गवर्नेंस, लो फंड यूटिलाइजेशन, लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रॉब्लम्स, लिमिटेड वर्क सीजन और फ्रेजाइल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ने रीजन की ग्रोथ को हैम्पर किया है। दोस्तों, इन्हीं कारणों से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स डेवलपमेंट में देश के दूसरे स्टेट्स से कंपैरेटिवली पीछे छूट गए हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट इसके लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है जिससे रीजन की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी स्टैब्लिश हो सके। आइए इनमें से कुछ स्टेप्स पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स इंडिपेंडेंस के बाद से ही लिए जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमने डिफरेंट रीजन्स को स्टेटहुड प्रोवाइड करने से देख सकते हैं। गवर्नमेंट का ये बिलीव था कि स्टेटहुड प्रोवाइड करके वो न केवल रीजनल एस्पिरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंडर सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि सेपरेट स्टेट होने के कारण इलेक्टेड लीडर्स भी लोकल इश्यूज को ज़्यादा इफेक्टिव वे से हैंडल कर सकेंगे। यदि लेटेस्ट रिफॉर्म्स की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाकर पहला टारगेटेड अप्रोच लिया।
ये डिपार्टमेंट आज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक नोडल पॉइंट का काम करता है, जिसका उद्देश्य नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के 8 स्टेट्स के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मैटर से डील करना है। ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच के फैसिलिटेटर का काम भी करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के जॉइंट इनिशिएटिव के तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किया गया है। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव नॉर्थ ईस्ट रीजन के वल्नरेबल ग्रुप्स की लाइवलीहुड सस्टेनेबल मैनर में डेवलप करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट न केवल मार्जिनलाइज सेक्शन तक गवर्नेंस की बेनिफिट पहुंचाना चाहती है, बल्कि उन्हें सस्टेन्ड लाइवलीहुड प्रोवाइड कराकर इकोनॉमिक क्लस्टर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहती है। दोस्तों, नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट का फॉर्मेशन इस रीजन के एक्सेलरेटेड, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में आने वाले कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हुआ है। आज नीति फोरम इन कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर सूटेबल इंटरवेंशन सजेस्ट करता है, जिससे रीजन के डेवलपमेंट में आए हिंड्रेंस को ओवरकम किया जा सकता है। इस फोरम को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन द्वारा को चेयर किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम बनाकर गवर्नमेंट आज वाटर सप्लाई, पावर कनेक्टिविटी, एजुकेशन और हेल्थ जैसे फिजिकल और सोशल प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर गैप्स को फिल करने का काम कर रही है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम यानी कि NEIDS के तहत गवर्नमेंट इस रीजन में MSME सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के प्रयास कर रही है, जिससे वाइड स्प्रेड लाइवलीहुड इंश्योर किया जा सके। MSMEs को लेकर गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे स्पेशल सपोर्ट को समझने के लिए हमें इस बात की ओर अपना रुख करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंस के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज ने हैवी इंडस्ट्रीज के फेवर में ही खुद को टिल्ट किया था। इसी कारण जब इंडियन इकोनॉमी में MSME की कंट्रीब्यूशन को समझा नहीं गया, तब तक उन्हें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी सेकेंडरी स्टेटस असाइन की गई। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII की एक रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर इकोनॉमीज में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज 90% से ज़्यादा एंटरप्राइजेस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और इन्हीं के कारण एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बूस्ट होता नजर आता है। इंडिया में भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ने देश की ओवरऑल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में पिविटल रोल प्ले किया है और इसी कारण MSMEs को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ग्रोथ, इक्विटी और इंक्लूजन के लिए क्रूशियल बताया जाता है। पिछले कुछ दशकों में गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सर्विस सेक्टर के ग्रोथ को सपोर्ट कर इकोनॉमी बूस्ट करने के प्रयास किए हैं। यदि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को देखा जाए तो असम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन गवर्नमेंट ने दूसरे स्टेट्स में भी MSMEs के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर देख उन्हें प्रमोट करने के अनेक प्रयास किए हैं। लोकल रेसिडेंट्स द्वारा हैवी इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन के अलावा टसल्स जनरेट करती हैं, उनके अगेंस्ट MSMEs का प्रेफरेंस भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव का एक बड़ा कारण है। कुछ सालों पहले फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI और कोनरेड एडिन्योर फाउंडेशन यानी कि KF द्वारा ज्वाइंटली किए गए एक रिसर्च में पॉलिसी मेकर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बीच कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को लेकर दिए गए सुझावों के तहत PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CII और FICCI जैसी इंडस्ट्री चैम्बर्स भी लोकल एंटरप्रेन्योरियल स्किल का सपोर्ट करते हुए रीजन में MSMEs को सपोर्ट कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और वैसी पॉलिसीज जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल हार्मनी के इंडिजिनस सेंटिमेंट को हर्ट किया है, उन्हें रिकॉल कर लोकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ा रही हैं। गवर्नमेंट इस बात को आइडेंटिफाई कर चुकी है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स की खुद में एक डिस्टिंक्ट नीड और चॉइस है। इसी डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट द्वारा रीजनल सेंटिमेंट को समझते हुए नई पॉलिसीज को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। इन पॉलिसीज के तहत आज हम MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स, MoMSME, एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट IT टूल्स फॉर MSMEs, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टास्क फोर्स ऑन MSMEs, उद्योग आधार मेमोरेंडम इत्यादि जैसे इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। दोस्तों, इन सभी के अलावा नेशनल बम्बू मिशन और स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत गवर्नमेंट हैंडीक्राफ्ट्स और स्किल डेवलपमेंट के साथ रीजन के अनेक पोटेंशियल को टैप करने का प्रयास कर रही है। 2018 में गुवाहाटी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज कर गवर्नमेंट ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के सामने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रेजेंट किया था, जिसके तहत रीजन में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जा सके। दोस्तों, मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यानी कि मैप्स को लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है, जिससे यूनियन गवर्नमेंट के अनेक प्रोग्राम्स में सिनर्जी स्टैब्लिश की जा सके।
IMC मैप्स के कल्टीवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू रीजन में लाइवलीहुड और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के प्रयास में है। आज सारे नॉन एग्जेम्प्टेड यूनियन मिनिस्ट्रीज को अपने ग्रॉस बजटरी एलोकेशन का 10% नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए अलॉट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया है। रीजन में रेलवेज और रोडवेज नेटवर्क को इम्प्रूव कर कनेक्टिविटी इंश्योर की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे फरवरी 2021 में गवर्नमेंट ने धुबरी फुलबारी ब्रिज की फाउंडेशन स्टोन रखी, जो असम को मेघालय से कनेक्ट करेगा। 19 किलोमीटर लंबी यह ब्रिज इंडिया की लॉन्गेस्ट ब्रिज बनेगी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में 1900 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स बनाकर रीजन में कनेक्टिविटी इंप्रूव की है। सिक्किम में पक्योंग एयरपोर्ट, असम में रूपसी एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में 300 मेगावाट कामिंग और 110 मेगावाट पारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आज रीजन में डेवलपमेंट की नई कहानी बताते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रोड्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत कलिदाकुची टू बरपेटा 58.5 किलोमीटर, तामुलपुर टू पनेरी 43 किलोमीटर और पनेरी टू उदलगिरी 18.4 किलोमीटर के अलावा असम में 5 मेजर ब्रिजेस और मेघालय में ग्रोबाधा टू दलू 93.4 किलोमीटर रोड का कंप्लीट होना रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभा सकता है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आज नॉर्थ ईस्ट में 92,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है और 1,20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे हैं। इन सब के अलावा इंडिया आज नॉर्थ ईस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे काम करके पूरे नॉर्थ ईस्ट के वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए एक कंसोलिडेटेड स्ट्रेटजी बनाने के प्रयास में है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एयर कनेक्टिविटी के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म के प्रोस्पेक्ट्स भी ढूंढ रही है। इन सारे प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स को ग्राउंड रियलिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इंसर्जेंट्स को कंट्रोल कर पीस एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस को भी बढ़ावा दिया है। इंसर्जेंट्स द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज में रेफ्यूजी लेना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था। इसके अलावा वेपन्स और एम्यूनिशन सप्लाई भी क्रॉस बॉर्डर रूट से किए जा रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने म्यांमार जैसी कंट्री से कोलैबोरेट करते हुए इन एक्टिविटीज़ पे भी रोक लगाई है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने इंसर्जेंट ग्रुप से बातचीत शुरू कर कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसका एग्जाम्पल हम यूनियन गवर्नमेंट और NSCN-IM के बीच 2015 में हुए नेगोशिएशंस के रूप में देख सकते हैं। साथ ही रिसेंटली गवर्नमेंट ने कार्बी एंग्लोंग रीजन के 5 रिबल ग्रुप्स के साथ पैक्ट साइन कर पीस एस्टैब्लिश की है। गवर्नमेंट ने साल दर साल इंसर्जेंसी फाइट कर रहे रिबल्स की लूज होती हुई इंटेंसिटी का फायदा उठाते हुए लोकल पॉपुलेशन के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का काम किया है, जिससे वो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से इंटीग्रेट होकर गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज का फायदा उठा सकें। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट पूरे रीजन की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा था। समय के साथ इसके कॉज और नेचर को समझते हुए पॉलिसी मेकर्स ने इन डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए अनेक प्रयास किए हैं, जिससे पॉलिटिकल यूनिट्स आपस की राइवलरी को छोड़ रीजन के डेवलपमेंट पे फोकस कर सके। इसका रिसेंट एग्जांपल हम असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट में देख सकते हैं, जहां दोनों स्टेट्स ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के प्रेजेंस में 50 ईयर्स से चले आ रहे बॉर्डर इशू को रिजॉल्व किया। दोस्तों, जहां एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आज एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वहीं आज रीजन की इकोनॉमिक डिमांड है कि इसे एक मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह बूस्ट किया जाए, जहां इमेंस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लाई करती हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से घिरे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया को रीजनल और सब रीजनल लेवल पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन से जोड़ने का काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ईस्ट एशियन कंट्रीज से कनेक्ट किया जाए तो इस रीजन में मैन, मटीरियल, टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ का फ्लो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट आज इस रीजन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट के तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से म्यांमार तक एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से भी लिंक किया जाएगा। इसके अलावा रीतदिम रोड प्रोजेक्ट भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक्सटर्नल कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में इंडिया के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक क्रूशल सपोर्ट बनकर उभरा है। इसका एग्जाम्पल हम अपनी पिछली वीडियो में देख सकते हैं,
जहां जापान की मदद से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट रोड कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट फॉर रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द उमियम उमत्रू स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एक्सेट्रा आज एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया आसियान देशों के साथ भी अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। $3.8 ट्रिलियन की कंबाइंड जीडीपी वाले आसियान देशों के साथ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मदद से बिजनेस रूट्स डेवलप करने के प्रयास में है, जिससे रीजन के अलावा इंडियन जीडीपी को भी सिग्निफिकेंट बूस्ट प्रोवाइड हो सके। इंडियन जीडीपी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ अपने संबंध पहले से भी अधिक मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया मानता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करेगा और इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भारत सरकार काफ़ी महत्व भी दे रही है। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट के अलावा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे या IMT हाईवे इस इनिशिएटिव का सबूत है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा देश साउथ एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस फर्दर स्ट्रेंथन करने के ऑब्जेक्टिव को परस्यू कर रहा है। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत कंस्ट्रक्ट किए जा रहे इस हाईवे के कंप्लीशन के बाद इंडिया के मोरे को म्यांमार से गुजरते हुए थाईलैंड के माय सॉट से कनेक्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने इंडिया को अनेक स्पोर्ट्स पर्सन दिए हैं। इन स्टेट्स के इस पोटेंशियल को टैप कर स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स कैटेगरी में रीजन के यूथ को अट्रैक्ट किया जा सकता है और साथ ही स्टेट्स में रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर इस सेंटिमेंट को बूस्ट किया जा सकता है। ये स्टेट्स एक रिच कल्चर के रीजन है जहां म्यूजिक और डांसिंग के ग्रेट टैलेंट मौजूद हैं, जिन्हें गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी द्वारा सपोर्ट किया जा सकता है। रेलवेज, नेशनलाइज्ड बैंक्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एयरलाइंस, ऑयल रिफाइनरीज और दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में नॉर्थ ईस्टर्न लोगों का इंटेक बढ़ाया जा सकता है, जिससे रीजन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, रिसर्चर्स के अनुसार देश के हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स का 18% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्थित है, जिन्हें अब तक सर्वे नहीं किया गया है। इन रिजर्व्स को यूटिलाइज कर इंडिया की फॉरेन कंट्रीज पे एनर्जी डिपेंडेंसी कम की जा सकती है। बम्बू, जूट, केन और मेडिसिनल प्लांट्स के स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं। इन इंडस्ट्रीज को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डेवलप किया जा सकता है। देश के दूसरे हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हमारे फेलो सिटीजन्स के अगेंस्ट होने वाले रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर मेनलैंड इंडिया से इस रीजन को बेटर वे में इंटीग्रेट किया जा सकता है। सेंटर द्वारा माइग्रेशन और एथनिक इंसर्जेंसी के अगेंस्ट लिए जाने वाले स्टेप्स यदि और डेडिकेटेड हों तो डेवलपमेंट को फर्दर बूस्ट किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया की इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर, जहां पे हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं, सुधार की जरूरत कहां पे है और गवर्नमेंट ने उन सुधार को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। इसके अलावा ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस UPSC GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। And the question is that how northeastern states can contribute to the economic growth of India. Explain in the context of Act East policy. And with that question, my friend, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।